नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन से अब भी बहुत खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ ज़ेलेंस्की को परेशान करने वाली हैं, तो बहुत से वीडियो पुतिन का ब्लड प्रेशर हाई कर सकते हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे एक डेथ फैक्ट्री जहां मौत के शोले बरसाए जा रहे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की के सैनिकों का एक बड़ा दल रूस के बॉर्डर तक पहुंच गया है और वहीं से सीधा पुतिन को चैलेंज कर रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए परमाणु बम का जो खतरा यूक्रेन युद्ध में नजर आ रहा है, अचानक उसमें चीन का नाम क्यों आ गया। क्यों पूछा जा रहा है कि जिनपिंग को अगर फैसला लेना पड़ा तो वो 2 मिनट की भी देर नहीं लगाएंगे और परमाणु अटैक लॉन्च कर देंगे। चीन की 2 मिसाइलें इस वक्त बहुत चर्चा में हैं। चीन की 2 मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स के बीच, मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा? सबसे पहला हमला कहां होगा? इन सब बातों के बीच चीन की 2 सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की मिसाइल पावर ने विश्व युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे? और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा, या फिर उसके निशाने पर जापान होगा, या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा? चीन पर इन सवालों से आगे और भी बहुत बताएंगे। बस 10 मिनट की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको 10 मिनट के अंदर चीन से इस दुनिया को लेकर जो बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, उस पर 5 बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि इससे चीन को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जिसकी आहट अब बहुत साफ साफ आने लगी है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में CNAS यानी सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट ऐसे हालात पर वॉर गेम एक्सरसाइज की, जिसमें चीन और ताइवान को लेकर युद्ध को सिमुलेट किया गया है। इसमें चीन के हमलों, चीन के खिलाफ काउंटर अटैक और युद्ध के नतीजों पर बहुत डिटेल में बात की गई। यानी अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा? हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे? और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है? सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के सिमुलेटेड वॉर गेम में 2 टीमें बनाई गई। एक है रेड टीम और दूसरी ब्लू टीम। रेड टीम हमला करने वाला पक्ष होता है, जबकि ब्लू टीम डिफेंसिव रोल में रहता है, या कहें कि जिसके खिलाफ रेड टीम ने युद्ध छेड़ा है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने भी अपनी वॉर गेमिंग को हर पक्ष की ताकत और उसकी क्षमता के आधार पर लड़ने के लिए 2 टीमें बनाई। इनमें पूर्व मिलिट्री कमांडर से लेकर चीन, जापान और ताइवान के एक्सपर्ट शामिल हुए। मेज पर प्रशांत महासागर का बड़ा सा नक्शा रखा गया। चीन और ताइवान के साथ अमेरिकी अड्डों को नोट किया गया। रेड टीम, जिसमें चीन की तरफ से हमला करने की तमाम संभावनाओं को समझने वाले एक्सपर्ट्स थे। ब्लू टीम, जिसमें अमेरिका, जापान और ताइवान की तरफ चीन को काउंटर करने वाली फोर्स के विशेषज्ञ थे। इन दोनों टीमों के साथ इस युद्ध को सिमुलेट करने, उसमें फैसले लेने और उसके काउंटर अटैक को समझने के लिए सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने इस वॉर गेमिंग को शुरू किया, और उसके जो नतीजे आए वो बहुत डराने वाले हैं। 修改美台关系事实清单，这是虚化、掏空一中原则的小动作。这种在台湾问题上
搞政治操弄，试图改变台海现状。 युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स जो करेगी, युद्ध के पहले हफ्ते में क्या-क्या हो जाएगा, इस पर सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट में दो बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। अब देखिए दूसरी बात, जिसमें चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डिएगो तक उसकी मिसाइल हमला करेगी। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके गुआम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल हैं। लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा, लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा। सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी, कोई भी जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खिंच सकता है। चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे ठहरने पर मजबूर कर दे। 一部分的事实，我们敦促美国政府停止任何虚化、掏空一个中国原则的行径，恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定。 लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके दो बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान।台湾问题，我愿再次强调，一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则。 चीन को पता है कि अमेरिका ने काउंटर किया तो वो उसके बंदरगाहों और लॉन्चिंग पॉइंट वाले मिलिट्री बेस को अपनी क्रूज मिसाइल अटैक से उड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए चीन अमेरिका और जापान के अड्डों पर पहले से हमला कर देगा। चीन की इस क्षमता को इसलिए बहुत बारीकी से आंका गया है क्योंकि चीन अपनी ऐसी फायर पावर को खुल्लम खुल्ला दिखा भी रहा है। इस वक्त चीन न सिर्फ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रहा है, बल्कि उसके जंगी बेड़े वो जापान के भी बहुत करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बैटल ग्रुप के साथ जापान के येयामा द्वीप समूह के दक्षिण में करीब 150 किलोमीटर के फासले पर देखा गया है। ये जगह ताइवान से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन के इस युद्धाभ्यास में एंटी सबमरीन वॉरफेयर की भी प्रैक्टिस की गई ताकि जापान और अमेरिका की अंडर वाटर फोर्स को काबू में किया जा सके। इस दौरान चीन के लाइनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से 14 दिन में 100 से ज्यादा उड़ानें भरी गई। चीन को लेकर इस खतरे को कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि चीन ने बहुत पहले से इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसकी कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रेटेजी। पहली है DF-21D और दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज 5000 किलोमीटर। इनमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। अब देखिए कि अमेरिका के जंगी बेड़ों, खासकर उसकी 7वीं फ्लीट को खत्म करने के लिए चीन इन्हें कैसे लॉन्च करेगा। दरअसल DF-21D, जिससे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है, उसे लॉन्च करने के बाद ये अपनी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। उसके बाद इसमें लगा वॉरहेड एक्टिव होगा, फिर वो प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी बेड़े की तरफ बढ़ेगा। चीन का दावा है कि ये मिसाइल किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिकी बेड़ों का ऐसा अंत होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक ऐसा हमला हजारों अमेरिकी नौसैनिकों की मौत की वजह बनेगा। साथ ही 1 लाख टन वाले उसके सुपर कैरियर को भी पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि वो ताइवान को लेकर आक्रामक दिखना भी चाहता है और चीन के गुस्से से बचना भी चाहता है।
जबकि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन इस तनाव को अपने लिए एक सुनहरा मौका मान रहा है। आज यूक्रेन की सेना ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर लगता है कि पुतिन जंग के हर फ्रंट पर हार रहे हैं। रणभूमि में न उनकी मिसाइलें परिणाम दे रही हैं, न नेटो को रोकने की उनकी कूटनीति रंग दिखा रही है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने जो बयान दिया है वो और चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो कैसे यूक्रेन की लड़ाई में लगता है कि पुतिन बुरी तरह फंस चुके हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, गोले नहीं थमेंगे, आप गिनती करते करते थक जाएंगे। यूक्रेन चुन चुन कर बदला ले रहा है। जहां जहां रूस यूक्रेन की जमीन पर तबाही बरपा रहा है, वहां वहां यूक्रेन रूसी फौज को निशाना बना रही है। होवित्जर तोप अमेरिका से आया है, लेकिन जंबाज सिपाही यूक्रेन के हैं। हथियार और टारगेट देखा आपने, अब यूक्रेन की सेना का हौसला देखिए। ये वीडियो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के क्रोध को चरम पर पहुंचाने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिए इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक क्या कह रहे हैं, कहां खड़े हैं और आगे उनका इरादा क्या है। Пане президент, ми дійшли територіальної оборони України. Вийшов на рубіж, і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою допомогою, який знак 910-1. Пане президент, ми дійшли. ये रूस यूक्रेन जंग की सबसे ताजा अपडेट है। खार्किव से रूस की खड़कती सेना और यूक्रेन का करारा जवाब का आलम ये है। यूक्रेन के सैनिक रूस के बॉर्डर पर खड़े हैं। मतलब पुतिन कीव का किला ढहाते ढहाते यूक्रेन को वहां लेकर पहुंच गए जहां अब अपनी ही सीमा सुरक्षित नहीं दिख रही। यूक्रेन की सेना अगर रूसी सरहद में घुस जाती है तो सोचिए क्या होगा। सीना चौड़ा कर ज़ेलेंस्की को मिटाने की कस्में खाने वाले पुतिन दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। हालांकि इस वीडियो की पूरी तरह तस्दीक नहीं की जा सकती, ना ही इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल पा रहा है, तो ये वीडियो यूक्रेन का प्रोपेगेंडा वाला वीडियो भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो से इधर यूक्रेन में दौर तबाही जारी है। शहर शहर मलबा बढ़ता जा रहा है। खार्किव के एक इलाके के इस जले हुए आशियाने को देखिए। Вночі ці повторились уже удари по цим об'єктам, але вже більш снарядами більшого радіусу враження. На щастя, що це відбулося вночі, що люди знаходились в бомбосховищі і деякі отримали легкі поранення і загроз їхньому життю немає. गनीमत रही कि यहाँ किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि लोग पहले से अलर्ट थे। मिसाइल हमले के ठीक पहले बेसमेंट में शरण ले लिया था, वरना युद्ध में मारे गए यूक्रेनी लोगों की फहरिस्त में यहाँ रहने वालों का भी नाम होता। Країна-агресор створити у нас гуманітарну кризу, зруйнувавши наші продовольчі склади, вона в них не виконана. Тому допомога вона на сьогоднішній день надходить, люди її отримують. впевнені, всі працюємо на перемогу, все буде Україна. यूक्रेन में कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि यूक्रेन की सेना इसका माकूल जवाब दे रही है। जाहिर है ये सिर्फ विदेश से आए हथियारों से संभव नहीं है। इसके लिए यूक्रेन की सेना का जोश और जज्बा भी। यूक्रेन को अमेरिका से भी हथियार मिल रहे हैं और यूरोप से भी, लेकिन यूक्रेन के पास एक ऐसा हथियार है जो रूसी फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये हथियार नया नहीं है, ना ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये हथियार 112 साल पुराना है। मैक्सिम मशीन गन का इस्तेमाल यूक्रेन के सैनिक काफी तादाद में कर रहे हैं, जो रूसी सैनिकों के लिए बड़ी परेशानी की वजह है।
इस मशीन गन का संबंध 20वीं सदी के रूसी शासक जार से है। इस मशीन गन का नाम मैक्सिम M1910 है। 68 किलो की इस मशीन गन में 2 पहिया लगे, जिसे आसानी से किसी भी वाहन के पीछे बांधकर आसानी से चलाया जा सकता है। ये अपने जमाने की पहली ऑटोमेटिक मशीन गन है। यूक्रेन में ये मशीन गन विशेष तौर पर ही सेना की कुछ टुकड़ियों को दी जाती हैं। मैक्सिम M1910 को, जैसा कि नाम ही है, 1910 में जार की सेना में शामिल किया गया था। इसे अमेरिकी ब्रिटिश इन्वेंटर हिराम मैक्सिम ने बनाया था। इसकी खासियत ये है कि इससे गोली चलने के बाद दोबारा लोड करने का काम खुद ही हो जाता है। इसके बैरल को ठंडा करने के लिए अंदर ही पानी बहता है। 19वीं 20वीं शताब्दी में छोटी यूरोपीय सेनाओं के लिए साम्राज्यवाद से लड़ाई में ये काफी कारगर हथियार था। 2012 में किए गए ऑडिट में ये सामने आया कि यूक्रेन की सेना के पास 35,000 M1910 मशीन गन हैं। इससे दुश्मन को 1 किलोमीटर दूर से मार सकते हैं। मतलब हथियार नया हो या पुराना, यूक्रेन की कुशल सेना के हाथों से लाजवाब तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि रूस इतने दिनों के युद्ध में कुछ भी हासिल नहीं कर सका है जो नोट किया जा सके। यही नहीं, अब तो यूक्रेन सेना की जीत और पुतिन की सत्ता से बेदखली की चर्चा भी होने लगी है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल कायरलो बुडानोव का दावा चौंकाने वाला है। जनरल बुडानोव की माने तो रूस इस साल के अंत तक युद्ध हार जाएगा। Переломний момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більша частина активних дій, воєнних дій завершиться до кінця цього року. इतना ही नहीं, जनरल बुडानोव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट की साजिश चल रही है और ये युद्ध के कारण ही हो रहा है। Призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущені і вони вже рухаються в цьому. Він знаходиться в досить негарному психоемоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одночасно у нього кілька. यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ के इस दावे में कितना दम है कि रूस इस साल के अंत तक ये युद्ध हार जाएगा? ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन सवाल ये है कि रूस हारेगा कैसे? क्या नेटो सीधी लड़ाई लड़ेगा रूस के खिलाफ, या फिर इतने हथियार देंगे नेटो देश कि रूस इसका जवाब ना दे पाए? सवाल ये भी है कि क्या यूक्रेन के पास इतने सैनिक हैं जो इतनी तादाद में इन हथियारों को चला पाए? सवाल ये भी है कि पुतिन को सत्ता से हटाने की साजिश कौन रच रहा है, या फिर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का ये बयान महज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दिया गया है। जनरल बुडानोव किस आधार पर रूस के हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, साफ तौर पर इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पुतिन के सत्ता से आउट होने को लेकर कयास के पीछे उनकी बीमारी शायद सबसे बड़ी वजह हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिर रहा है और बहुत दिनों तक वो इस हालत में रूस के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। ये भी हो सकता है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ के बयान के पीछे कोई प्रोपेगेंडा हो और इस तरह के बयानों से वो रूस की जनता को पुतिन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। भर की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पुतिन बीमार हैं, उन्हें कैंसर है। अब सच्चाई क्या है, इस बात की चर्चा रूस में भी होने लगी है। आशंका ये भी है कि अगर पुतिन सत्ता से हटते हैं तो फिर यूक्रेन के विजय प्लान का क्या होगा। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ इस बात को हवा दे रहे हैं और दुनिया से कह रहे हैं कि यूक्रेन का साथ देते रहिए। सच्चाई ये भी है कि अगर यूक्रेन में इसी तरह हमले होते रहे तो यूक्रेन में सिर्फ मलबा बचेगा। चाहे फिर वो रूस का अंत हो या पुतिन की हार, यूक्रेन बर्बाद हो चुका होगा। 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से जनरल बुडानोव का बयान किसी भी यूक्रेनी अधिकारी का दिया गया सबसे उत्साहित आकलन है और सीधे तौर पर ना सही, परोक्ष रूप से ही सही, ज़ेलेंस्की भी ऐसा मानकर चल रहे हैं कि युद्ध का नतीजा तो यूक्रेन के पक्ष में ही निकलेगा। Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності.
जंग का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि ज़ेलेंस्की की बातें 100% भले सही नहीं हो, लेकिन पुतिन यूक्रेन वाले युद्ध में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। न ही उनका पूर्व निर्धारित आकलन काम आया, न ही उनके बड़े बड़े गोले, हाइपरसोनिक मिसाइलें, जंगी जहाजें, सबमरीन्स, सब अब तक सिर्फ यूक्रेन को दहला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर उनसे हासिल कुछ नहीं हो रहा। ज़ेलेंस्की पूरा जोर लगाकर अड़े हुए हैं और उनके साथ करीब करीब पूरा यूरोप और अमेरिका अटूट रूप से खड़े हैं। पुतिन का गैस सप्लाई रोकने का निर्णय, रूबल में तेल और गैस की कीमत वसूलने की धमकी, सब टाएं फेस हो गए हैं। लग रहा है पुतिन ज़ेलेंस्की को जला तो सकते हैं, यूक्रेन को जीत नहीं सकते। जाहिर है ज़ेलेंस्की का जज्बा 7वें आसमान पर है। Російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області. Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться уся горячкова активність російських військових, яку ми бачимо з вами зараз. पुतिन यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकने निकले थे, लेकिन अब फिनलैंड और स्वीडन भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो जंग का यूक्रेन वाला मोर्चा तो पुतिन संभाल नहीं पा रहे, अब दूसरा मोर्चा खोल देंगे तो जाहिर है चैलेंज और बड़ा होगा। और फिर क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि पुतिन डाल हैं तो ज़ेलेंस्की पास। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ज़ेलेंस्की इतने दिनों तक युद्ध में टिके रहेंगे। ज़ेलेंस्की सिर्फ टिके नहीं हैं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। चाहे जमीन पर गोले के बदले गोला दागना हो, या वीडियो बनाकर दुनिया का सपोर्ट हासिल करना हो, या प्रोपेगेंडा कर पुतिन को घेरना हो। अब ज़ेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि ये युद्ध लंबा चलेगा, यानी कि ज़ेलेंस्की के दिमाग में बहुत कुछ पक रहा है। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, इसके पीछे उनकी कोई रणनीति जरूर होगी। और जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज हो रही है, वैसे वैसे रूस अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने लगा है। यूक्रेन का कहना है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे घायल यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर कराने के लिए रूस ने वहां MZ-21 बम चलाया। MZ-21 एक रॉकेट नुमा हथियार है जिसके अंदर कई छोटे छोटे मगर बेहद खतरनाक बम होते हैं। MZ-21 हवा में फटता है और इसके बाद आग बरसाती चिंगारियां जमीन पर गिरती है और इन चिंगारियों की जद में आने वाली हर चीज जलकर खाक हो जाती है। अज़ोवस्ताल में अग्निवर्षा, रूस ने गिराया मैग्नीशियम बम, आसमान से बरसी कयामत। अज़ोवस्ताल में मौत की बारिश। अज़ोव सागर के किनारे बसे मरियुपोल के खूबसूरत औद्योगिक शहर अज़ोवस्ताल में सन्नाटे में डूबा स्टील प्लांट। अचानक इस स्टील प्लांट की चिमनी के सामने आसमान से सफेद धुआं छोड़ती आग की चिंगारियां नजर आती हैं। अभी ये चिंगारियां जमीन तक पहुंचे उससे पहले वीडियो के दाएं किनारे से बिल्कुल वैसी ही चिंगारियां नजर आती हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा मालूम होता है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर अग्नि वर्षा हो रही है। और जैसे ही ये चिंगारियां जमीन को छूती हैं, वैसे ही एक जोर का धमाका होता है। धमाके के साथ ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के कैंपस का मंजर भी खौफनाक हो जाता है और वीडियो में जो कुछ नजर आता है वो आसमान से बरसती चिंगारियां और नीचे जमीन पर छोटे धमाके और उसके बाद वहां लगी आग।
इस वीडियो और वीडियो में नजर आने वाली अग्निवर्षा का राज हम आपके सामने खोलें, उससे पहले हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। डेली मेल यूके की खबर के मुताबिक जिस वक्त अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के बाहर आसमान से आग बरस रही थी, ठीक उसी वक्त स्टील प्लांट की सुरंग में छिपा एक यूक्रेनी सैनिक स्टेफेनिया नाम का एक गाना गा रहा है। Розквітає поле, а вода сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову. Хочу ще почути твоє рідне слово. सैनिक के गाने के दौरान बाहर हो रहे बम धमाकों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। ये सैनिक जिस गीत को गा रहा है उसे 14 मई को यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में सबसे बेहतरीन गाने के खिताब से नवाजा जा चुका है और अब यह गाना हर यूक्रेनी नागरिक के लिए राष्ट्रगीत बन चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन में तबाही के बरसते बारूद का मंजर नहीं बदला। इतना ही नहीं, यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के मिसाइल हमलों का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी सैनिक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और बंदरगाह पूरी तरह से घेरे बैठे हैं। इसी स्टील प्लांट की सुरंग में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मुश्किल हालात में रूसी फौज का सामना कर रहे हैं। दरअसल अज़ोवस्ताल में भी रूस की सेना ने जमकर तबाही मचाई है। अज़ोवस्ताल शहर पहले ही रूसी सेना की बमबारी की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया है। खबर के मुताबिक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में 600 घायल यूक्रेनी सैनिक फंसे हुए हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद रूसी सेना उन्हें घेरे हुए है और उन्हें बाहर तक निकलने नहीं दे रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस मसले पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। बातचीत में यूक्रेन ने अपने सैनिकों के बदले में रूसी युद्धबंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया। इस दौरान अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के भीतर से लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के डिप्टी कमांडर ने कहा है कि गोला बारूद, खाद्य पदार्थों, पानी और दवाओं की कमी के बावजूद रूसी सेना से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई यूक्रेनी सैनिकों की आखिरी सांस तक चलेगी। रूस अज़ोवस्ताल शहर को तबाह करने के बाद स्टील प्लांट पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। शायद यही वजह है कि रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट कॉम्प्लेक्स पर MZ-21 रॉकेट दागे। MZ-21 को रूस SSPA यानी सप्लाव स्टेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ने 1971 में विकसित किया था। MZ-21 एक बेहद खतरनाक हथियार है। MZ-21 एक तरह का रॉकेट है। MZ-21 रॉकेट के अंदर मैग्नीशियम धातु से बने बेहद ज्वलनशील प्रिज्म भरे होते हैं। ये प्रिज्म 40 मिलीमीटर लंबे और 25 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। ज्वलनशील पदार्थों को रॉकेट में 9 परतों में पैक किया जाता है। हर परत में 18 ज्वलनशील प्रिज्म होते हैं। धमाके के बाद इसका असर 6400 वर्ग मीटर तक दिखाई देता है। धमाके के बाद इसकी चपेट में आने वाली हर चीज जलकर खाक हो जाती है। रूस इस हथियार का इस्तेमाल सीरिया में भी कर चुका है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस की तरफ से चलाए गए MZ-21 रॉकेट के वीडियो को एनोनिमस ऑपरेशंस नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। ट्वीट करने वाले शख्स का यह भी दावा है कि ये रॉकेट इसलिए दागा गया था ताकि प्लांट के अंदर मौजूद यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर पाए। अज़ोवस्ताल पर मौत की बारिश करने वाला रूस अभी तक यूक्रेनी सैनिकों से सरेंडर नहीं करवा पाया है। दरअसल अज़ोवस्ताल उसी मारियुपोल का हिस्सा है जिस पर कब्जा करने के इरादे से रूस वहां लगातार बमबारी कर रहा है। रूस मारियुपोल शहर में मौजूद आखिरी यूक्रेनी मोर्चे को जीतकर देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में साल 1935 में काम शुरू हुआ था। इसके कैंपस में 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवारों के रहने की जगह थी। इस फैक्ट्री में न्यूक्लियर बंकर तक होने की बात सामने आई है। साल 2005 में इस प्लांट से 5,906 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन हुआ। अज़ोवस्ताल यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। यूक्रेन के स्टील प्रोडक्शन में इसकी भागीदारी 15% है। यूक्रेन की सेना का आरोप है कि रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों के नए कस्बों और गांवों पर हमले कर रही है, लेकिन वहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के विशेष बलों ने लुहांस्क क्षेत्र में रूबिजने और सेवेरोडोनेत्स्क के बीच रूसी रेलवे पुल को उड़ा दिया।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि इस जंग का 1 या 2 दिन या हफ्ते भर में इसका नतीजा निकल जाएगा। ये तो तय है कि युद्ध लंबा खींचेगा, लेकिन सवाल है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने अब कौन से विकल्प बचे हैं। पुतिन अब तक यूक्रेन के शहरों पर कयामत की शक्ल में से हाइपरसोनिक मिसाइल बरसा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस जंग में उनके हाथ पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। लिहाजा दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जंग जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन अब अपनी वॉर स्ट्रेटजी बदल सकते हैं और इसके तहत वो सख्त और कड़े फैसले भी ले सकते हैं। यूक्रेन की आर्मी ने रूस के हमले को रोकने के लिए अपने ही देश के अंदर 300 से ज्यादा पुलों को तोड़ दिया। एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अखबार ने यह दावा किया है कि खार्किव में सिर्फ एक पुल के टूट जाने से ही रूस ने अपने 1000 सैनिक गंवा दिए। क्या है ज़ेलेंस्की की ये स्ट्रैटेजी और कैसे यूक्रेन की नदियां रूसियों पर तेजाबी हमले का जरिया बन रही हैं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया। यूक्रेन के शहर इज़ियम पर ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। आखिर कैसे खार्किव के बाद अब इज़ियम में भी यूक्रेन की आर्मी को बड़ी कामयाबी मिल रही है। आखिर क्या है इज़ियम का महत्व और क्यों ये यूक्रेन के युद्ध में बेहद अहम लोकेशन है। यूक्रेन की फौज ने एक बहुत बड़ी सफलता का दावा किया है। यूक्रेन ने एक तस्वीर के हवाले से यह साबित करने की कोशिश की है कि वो रूसी सैनिकों को पीछे धकेलते हुए रूस के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। आखिर इन तस्वीरों का सच क्या है? आखिर क्यों अब नेटो के चीफ ने रूस को सॉलिड जवाब देने का बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है? और किस तरह सिर्फ एक पुल तोड़कर यूक्रेन ने रूस की पूरी बटालियन को ही नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इज़ियम शहर की। आखिर क्यों इस शहर पर अचानक यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया? दरअसल खार्किव में मिली सफलता के बाद यूक्रेन की उत्साहित फौजों ने अब सीधे खार्किव से 124 किलोमीटर दूर इज़ियम को अपने टारगेट पर ले लिया है। इज़ियम भी डोनबास की सीमा पर मौजूद है, जिसको कब्जा करने के लिए रूस की सेना पिछले 2 महीनों से लगातार हमले कर रही थी। सदियों से इज़ियम को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास और वहां से काला सागर तक का प्रवेश द्वार माना जाता है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इज़ियम का आसपास का इलाका डोनबास का गेटवे है। मतलब साफ है, अगर यूक्रेन की आर्मी को डोनबास का इलाका वापस लेना है तो इज़ियम पर कब्जा करना ही होगा। और यही वजह है कि खार्किव के बाद अब यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला इज़ियम पर हुआ है। रूस की आर्मी ने डोनबास के अंदर हमले के लिए इज़ियम को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था। और अगर इज़ियम की जंग यूक्रेन जीत गया तो समझ लीजिए रूसी आर्मी के पास से एक बेहद अहम लोकेशन छिन जाएगी। 1 अप्रैल को पूरी तरह से रूस की सेना ने इज़ियम पर कब्जा किया था। इज़ियम के 80% आवासीय भवन युद्ध में नष्ट हो चुके हैं। युद्ध से पहले इज़ियम में 50,000 नागरिक रह रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़े पैमाने पर नागरिकों का पलायन हुआ। वहीं इलाके के मेयर का दावा है कि अब भी इज़ियम में 10 से 15,000 नागरिक मौजूद हैं। इज़ियम पे लगातार रूसी हमला करते रहे और यूक्रेन की सरकार का दावा यह रहा कि यहां हवाई हमलों में ही 1000 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इज़ियम से आगे रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने यहां पर कई पुलों को उड़ा दिया था। रूस की सेना ने उत्तर की तरफ से कीव को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामी के बाद उसने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व पर हमले तेज कर दिए।
अब पुतिन की सेना डोनबास पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन खार्किव के बाद उसे इज़ियम से भी नाकामी ही हाथ लग रही है। इज़ियम के गवर्नर की तरफ से यह दावा किया गया है कि इज़ियम में यूक्रेन की फोर्स रूस की सेना पर भारी पड़ रही है और कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस की हार की भविष्यवाणी की है। Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. इज़ियम में भी बहुत खूनी जंग लड़ी गई है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि यहाँ पर भी बूचा की तरह नरसंहार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक इमारत के मलबे से 44 नागरिकों के शव मिलने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने रविवार को सीक्रेट लोकेशन से एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि रूस के कब्जे को हटाते हुए यूक्रेन के सैनिक रूस के बॉर्डर तक जा पहुंचे। यूक्रेन की तरफ से यह कहा गया कि यहाँ पर एक बार फिर यूक्रेन ने अपनी चौकी स्थापित कर दी है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये वीडियो खार्किव का हो सकता है। Підійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак? 910-1. Пане президент. आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि खार्किव में यूक्रेन ने नदी पर बने एक पुल को ही उड़ा दिया था ताकि रूसी फौज अंदर दाखिल ना हो। अब इस मामले में ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि पुल के उड़ने से रूसी फौज ऐसे लाचार हुई कि उसकी पूरी बटालियन ही तबाह हो गई। लुहांस्क में सिवरस्की डोनेट नदी के किनारे पर जिस तरह की तबाही यूक्रेन की फौजों ने मचाई थी, उसका नतीजा भी अब नजर आने लगा। दरअसल ये एक पुल है जिसको पार करने की कोशिश रूस की बटालियन कर रही थी, लेकिन डोनेट नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन ने तोपों से हमला करके उड़ा दिया। मई को जब यूक्रेन की आर्मी ने तोपों से इस पुल पर हमला किया था, तब इस पुल से धुआं उठता हुआ नजर आया था। यूक्रेन के तोप खाने की चपेट में आने के बाद रूस के टैंक पानी में फंस गए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय अखबार फोर्ब्स ने यह अनुमान लगाया है कि यूक्रेन के इस हमले में 1000 रूसी सैनिक मारे गए हैं और रूस के 50 टैंक बर्बाद हो गए। रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दुनिया के एक बड़े अखबार ने दावा किया है कि रूसी सेना ने डोनेट नदी पर पुल बनाकर 3 बार नदी पार करने की कोशिश की, यानी कि तीनों बार रूसी सेना ने पुल बनाया और तीनों बार उसको यूक्रेनी सेना ने उजाड़ दिया। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो बिल्कुल साफ नजर आएगा कि खार्किव के अंदर नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया। पुल टूटने से रूस की टैंक पलटन नदी पार नहीं कर पाई। देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस एक फ्रेम के अंदर रूस के 10 टैंक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए किस तरह तबाह हुए टैंकों से धुआं निकल रहा है। 1 2 3 कुल 3 जगहों से टैंकों से धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया था। रूस के टैंक इस वीडियो में लाचार नजर आ रहे थे। Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області. Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. रूस की आर्मी का रास्ता भले ही यूक्रेन की आर्मी रोकने में सफल रही हो, लेकिन रूस की मिसाइलों की पहुंच अब भी यूक्रेन के अंदर है। रूस ने अपनी एक मिसाइल से खार्किव के अंदर एक एड सेंटर पर हमला किया है। जरा देखिए ये तस्वीरें। तबाह इमारत, उठता हुआ धुआं, इमारत के अंदर का मलबा। यहाँ यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। Ці повторились уже удари по цим об'єктам, але вже більш снарядами більшого радіусу враження. На щастя, що це відбулося вночі, що люди знаходились в бомбосховищі і деякі отримали легкі поранення і загрози їхньому життю немає. Завдання, яке ставила перед собою країна-агресор створити у нас гуманітарну кризу, зруйнувавши наші продовольчі склади, вона в них не виконана.
रूस कई इलाकों से पीछे हटा है। ये बात लगातार यूरोप और अमेरिका के मीडिया के द्वारा कही जा रही है, लेकिन रूस के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे पीछे हटना नहीं बल्कि अपनी प्लानिंग का एक हिस्सा बताया। क्या वाकई में कीव के बाद खार्किव और अब इजियम में रूसी सेना का पीछे हटना रूस की हार है या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है? इस सवाल का जवाब जंग के आखिरी परिणाम से ही सामने आएगा।